वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ये प्रोग्राम का जो सेगमेंट है बड़ा ही ख़ास है। इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और याद रखिए कि उसमें भी एक जो बड़ा अहम मामला और मसला है वो नफ्सियात के हवाले से। बड़ी तेज़ी से नफ्सियात के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो मुख्तलिफ़ हवालों से इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी शुरू हो चुके हैं। हम तो बड़ी देर से ही कोशिश कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि अब इसके ऊपर जो है वो हमारे बड़े बेईमानी से। और मुझे माफ़ कीजिए कि जिस किस्म के ड्रामे हमारे यहाँ बनते हैं वो यकीनन देखने के काबिल तो नहीं होते, लेकिन लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो मजबूरन इसमें उलझ कर रह गए हैं। मगर वहाँ पे भी अब देख रहा हूँ कि नफ्सियात के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। चलें, अच्छी बात है। इसको भी ज़रा एक तरीके के साथ जो है वो अगर इसके ऊपर काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अवेयरनेस लोगों को आए, पता चले कि नफ्सियाती मसाइल किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। और दूसरा ये गुजारिश और भी कर दूं, एक और हमारे दोस्त हैं वो ड्रामा बना रहे हैं, तो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो ये ज़रूर निकाल के देख लीजिएगा कि ये खुदारा की जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे दो चीज़ें लगा कर जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, ये इसका महज इलाज नहीं है। ये ज़रा सुन लें। लोग इससे जो है वो गुमराह हो रहे हैं, वो फिर इस ट्रीटमेंट की तरफ जाते ही नहीं हैं। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि खुदारा अपने ड्रामों के अंदर ज़रूर दिखाएं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जो सही तरीक़ाकार है इसका, वो भी अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। वरना ये कि लोग इससे और दूर होते चले जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से ज़रा गुरेज करें तो बेहतर है। नफ्सियात के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू होती है आज के दिन। और हमारे बड़े ख़ास मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन जो एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं, उनको हम यहाँ पे ज़हमत देते हैं। बड़ी तंगदही से काम कर रहे हैं नफ्सियात के हवाले से। बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिसके बारे में लोग लाइम थे, उसके बारे में खुदा का शुक्र है कि अब लोगों को शऊर आ चुका है और आगाही उनको मिल रही है इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो मैं डॉक्टर शफीक यासीन को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो ये बताना स्टार्ट में इसलिए ज़रूरी था कि मैं देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, खुदा का शुक्र है। रेडियो के ऊपर भी सुन रहा हूँ, ड्रामास के अंदर भी अब पता चला है, देखने की तो मैं गलती नहीं करता, मगर ये कि बताया गया है कि उसके अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। मगर ये कि जैसे मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया कि अब सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज भी लोग मैसेज करके पूछते हैं कि यासर भाई ये बताइए कि ये जो दिखाते हैं यहाँ पे लोग कैथोड लगा के जो ट्रीटमेंट दी जाती है, कि यही नफ्सियात की बीमारी का इलाज है या इसके अलावा भी इसका कोई इलाज हो सकता है? तो पहले तो चाहूँगा ज़रा हम अपने दिफा में कुछ ज़रूर कह दें। जी फरमाइएगा। बिल्कुल शुक्रिया, तुमने ये सवाल पूछा यासिर, इसलिए कि जो ईसीटी है ना, जी। वो बहुत पुराना इलाज है और अभी भी चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में। ये लेकिन नहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन मशीन्स बहुत डिफरेंट हो गई हैं। बहुत तरीके से दिया जाता है, एनेस्थीसिया के साथ दिया जाता है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सुला के बहुत सिविलाइज तरीके से लोअर पॉसिबल थ्रेशोल्ड जो है वो देखा जाता है। एग्जैक्टली। और हम इसे स्टिमुलस कहते हैं, शॉक नहीं कहते। कि स्टिमुलस ब्रेन को दिया जाता है एट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन जिससे बेनिफिट्स आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम है बहुत सारी यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है यासर, ये कि ना ही तरीके की मशीन्स हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो मशीन्स बहुत ही पुरानी हैं, या फिर इवन पाकिस्तान में बन रही हैं, या कहीं और से ऐसी नाकारा मशीनें जो बाहर के कंट्रीज़ में अब इस्तेमाल नहीं हो रही थी, उन्होंने इंपोर्ट कर ली बहुत सस्ते पैसों में, और वो फिर आपको स्टिमुलस नहीं एक्चुअली शॉक दे देती हैं। तो वाकई वो शौक लग जाता है फिर आपको। शॉक लग जाता है, वो फिर ब्रेन को डैमेज कर देती हैं। फिर एग्जैक्टली। प्रॉपर एनेस्थीसिया के बगैर जो है ना ईसीटी को नहीं देना चाहिए। तो इसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं और इसके प्रिंसिपल्स हैं, और इसके साथ अगर सही इंडिकेशन के साथ ईसीटी दी जाए इन लिमिटेड केसेस, तो नॉट अ बैड ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अब से हम वो मशीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मशीन अगर प्रॉपर ख़रीदनी है मुझे ईसीटी के लिए, वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की एक मशीन है। अगर मैं वो मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि मैं कॉम्प्रोमाइज मशीन्स के साथ इस चीज़ का इलाज करूं, तो दूसरे तरीके से भी इलाज हो जाता है साइकेट्री में, एग्जैक्टली। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। देखें, ईसीटी जो है दो तरह से बेनिफिशियल है मैं जो देखता हूँ। एक ये कि जब रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, या होमोसाइडल एग्रेसिव ख्यालात आ रहे हैं, या उसने खाना पीना छोड़ दिया है और वो उसको मौत का ख़तरा हो सकता है, तो इन इंडिकेशंस में जो है ना ईसीटी बहुत जल्दी बेनिफिट्स दे देती हैं। वही। तो इन वेरी लिमिटेड केसेस, अब ऐसे केसेस जो है ना वो शायद मैं समझता हूँ अगर मैं 1000 केसेस देख रहा हूँ तो, या 2-3 हज़ार केसेस देख रहा हूँ, उनमें से शायद कोई एक ऐसा पेशेंट हो जिसको ईसीटी प्रॉपर इंडिकेशन के साथ दी जा सकती है। दूसरे केसेस में ये फ़ायदा ईसीटी का ये होता था कि जल्दी फ़ायदा हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर मैं वही चीज़ अगर 3 हफ्ते में कर सकता हूँ,
या 4 हफ्ते लग सकते हैं, और उसका बेनिफिट अगर 2 हफ्ते ECT 2 हफ्ते बचा ली तो लोगों को इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। एंड फॉर दैट डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड कि करना क्या है ट्रीटमेंट। और अबव ऑल इससे भी ऊपर की बात यह कि इसको जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेट करेगा, क्या उसका ट्रेंड होना ज़रूरी है? उसकी ज़रा ट्रेनिंग के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। क्या आपने जब आए आप इस फील्ड के अंदर, क्या आपको ऐसे ही ये ट्रीटमेंट के लिए खड़ा कर दिया गया या इसके लिए कुछ वक्त लगा है? ज़रा ये भी बता दें। देखिए, मैंने ECT एज अ डायरेक्टर ECT काम किया है क्वींसलैंड में और न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, कंसल्टेंट बनने का मतलब है कि आप सिर्फ MBBS डॉक्टर नहीं, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आपने आगे की ट्रेनिंग ली, तकरीबन 8 से 10 साल आपने कम से कम साइकाट्री को दिए। उसके बाद आप सर्टिफाइड, वो भी जाके आपने ट्रेनिंग ECT की स्पेसिफिकली और सर्टिफिकेट्स लिए। मैंने 3 सर्टिफिकेट्स ECT के लिए हुए हैं, एक न्यू कैसल से लिया है, एक जेम्स फ्लेचर यूनिवर्सिटी से, मेलबर्न से लिया है और सिडनी से लिया है। ये 3 सर्टिफिकेट होने के बाद मैं डायरेक्टर बना था, और उसका मतलब है कि आपको कम से कम 8 से 10 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लगाने हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ, सर्टिफिकेट ECT ट्रेनिंग का। फिर मैं उस पोजीशन पे पहुंचा था कि मैं दूसरे डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को और कंसल्टेंट्स को ट्रेनिंग देता था। तो इट्स नॉट कि आप सिर्फ साइकेट्री में एंटर हो गए और आपको ज़्यादा पता नहीं है और आपने इलाज करना शुरू कर दिया शॉक ट्रीटमेंट से। आपके ऊपर मेंटोर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है, और वो ज़रूरी इसलिए होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से ये चीज़ देनी है। ब्रेन इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, ये छोटा मोटा ऑर्गन नहीं है कोई, और अगर सही तरीके से ECT ना लगाई जाए तो कुछ रिवर्सिबल डैमेजेस भी होते हैं दिमाग को, जो कि शायद वो रिवर्स ना हो सके। तो एहतियात के साथ, सही मशीन्स के साथ, तरीके से साथ, और ये नहीं कि आपने किसी तरह से कोई भी स्टिमुलस दे दिया और अपने डायल बिल्कुल ऊपर की तरफ घुमा के एक शॉक ही देना है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लोअर थ्रेशोल्ड जो है फ्रीक्वेंसी वो को कैसे सेट करना है, EEG कैसे पढ़नी है साथ में, और EEG में क्या ऐसे चेंजेस हैं जो मार्कर्स हैं टू सी के जिसका प्रोग्नोसिस ECT से बेहतर आ रहा है, जिसका मतलब है कि नतीजा जो है ECT का वो एक बेहतर आएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हो भी सकता है कि मैं 3-4 ECT से वो बेहतर नताइज ले आऊँ, जबकि मैं 20 ECTs लगाऊँ तो नताइज ना मिले, इसलिए कि अगर वही पता है कि किस इंडिकेटर्स को देख के किस तरह से चॉइस करके लगाना है। इसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ECT कम हो सकते हैं कि आपने यूनिलेटरल ECT लगाया है बाईलेटरल की जगह, इसलिए कि 2 साइड्स ब्रेन के इस्तेमाल करने की जगह आपने एक साइड यूज़ किया है और स्पेसिफिक एरिया को यूज़ किया है, तो उसके मेमोरी पे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। एग्जैक्टली ये भी देखना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है। बहुत सी चीज़ें देखनी चाहिए और देखनी हाँ, पड़ती क्योंकि हैं। इमीडिएट अगर कोई मेमोरी लॉस हो गया या इस तरह की कोई चीज़ हो गई तो फिर और क्रिटिकल हो जाएगा, बट दैट गोज़ फॉर द डॉक्टर। ये डॉक्टर के लिए है ये जो सारी बातें हैं। अब ये समझ लें कि जो पेशेंट हैं वो तो हो सकता है कि उनको ना पता हो इसके बारे में, वो सवाल ना करें, बट ये कि डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये थोड़ा सिमिलर साइन और सिम्टम्स के बारे में थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारे केसेस के अंदर मैं देख रहा था, मैं इनको साइमल्टेनियसली अगर केस स्टडी करेंगे। अच्छा, ये भी तो डॉक्टर्स के लिए जो कन्फ्यूजन एक पाई जा रही है ना, क्योंकि यहाँ पर डायग्नोसिस का बड़ा इशू होता है। बहुत सारी जगहों पर बड़े सिमिलर जो है सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बट अगेन डॉक्टर नोज बेटर। डॉक्टर का काम यही है कि वो उसमें से एलैबोरेट करे और उसके बाद फिर उसको जो है वो डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट को परस्यू करे। यहाँ पे ये बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। अभी मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ, कुछ केस मैंने स्टडी किए डॉक्टर्स के बारे में अगेन, तो मैं ये देख रहा था कि बड़े सिमिलर चीज़ों को बड़ा जो मिक्स वो कर रहे थे। तो फिर बड़ी कन्फ्यूजन मेरे अंदर आ गई कि ये अगर सारे एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर अगर केसेस को डाल के ट्रीट किया जाएगा तो रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। तो ये ज़रा है, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, इसको ज़्यादा बेहतर एलैबोरेट कर सकते हैं। अब ज़रा एंजाइटी डिप्रेशन की बात हो रही है, बहुत सारे केसेस के अंदर तो बड़े सिमिलर आ रहे होते हैं। तो हर शख्स ये समझेगा कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ, हो सकता है, यू नेवर नो, अगर फिजिकल चेंज की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पता कैसे चले। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा सवाल है यासर, और आई एम ग्लैड कि आपने इतना अच्छा सवाल थैंक पूछा। यू। देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन इसी तरह है जैसे अलामात में बुखार है। अब इसी को बुखार हो गया, इसका मतलब नहीं है कि आपने सीधे सीधे इन्फेक्शन डायग्नोज कर दी, राइट। ठीक है ना। बुखार और इन्फेक्शन में भी वायरल भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, अंडरलाइन कोई भी ऑर्गेनिक सिम्टम में इंटरनल कोई बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं और जिसकी वजह से बुखार हो सकता है। राइट। हज़ारों चीज़ें मेडिकल में हैं जिससे बुखार हो सकता है। अब एक एंजाइटी है, एंजाइटी कैन बी पार्ट ऑफ
मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस, अब उसमें इवन स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया की जो पागलपन की जिसका हम बात करते हैं, उसमें अगर उसको ये ख्यालात आ रहे हैं कि मेरे लोग दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं कि देखो वो जो है तुम्हारी तरफ इस नज़र से देख रहा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें बाद में मार सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, तो एंजाइटी तो होनी है, घबराहट बेचैनी तो होनी है, खौफ क्रिएट होगा। तो किसी को इंसान को खौफ आना या एंजाइटी होने का कतई मतलब नहीं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। हमें बहुत से और अलामात भी जो है वो एक्सप्लोर करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि पहली अलामत जो है वो क्या थी, कितने अरसे पहले स्टार्ट हुई, इनिशियल जो है वो रूट कॉज ये है, उसके बाद ये अलामात आई हैं। अगर किसी को ट्रॉमा हुआ और किसी का कार एक्सीडेंट है, उसके बाद उसको एंजाइटी और फ्लैशबैक शुरू हो गया और डिप्रेशन हो गया, तो हो सकता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो ही नहीं। इसी तरह किसी के बहुत करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और वो बहुत ज़्यादा दुख और मायूसी में है, तो वो डिप्रेसिव इलनेस नहीं है, वो ग्रीफ डिसऑर्डर है, जिसे हम ब्रीवमेंट कहते हैं। अगर किसी औरत को डिप्रेशन हुआ है लेकिन एक बच्चे की पैदाइश के बाद हुआ है उसके बच्चे की, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है उसको। लेकिन देखिए, तो यही बात है कि डिप्रेशन होना इटसेल्फ का मतलब नहीं कि उसको डिप्रेसिव इलनेस है, वो फिर डिफरेंट डायरेक्शन में बीमारी जाती है। अगर एक इंसान को डिप्रेशन है लेकिन पास्ट में उसको एलिवेटेड एपिसोड्स आ रहे थे, जैसे कि उसका मूड बहुत ज़्यादा खुश था, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया था, तो हो सकता है उसका डायग्नोसिस बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस हो, जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं और एक एपिसोड डिप्रेशन का भी आ सकता है, लेकिन दूसरे एपिसोड्स एलिवेटेड मूड्स के भी आ सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई अलामात आ रही हैं, तो आपको एक तो लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री देखनी है, उसकी पास्ट को देखना है, कब से शुरू हुआ, आपको ये देखना है कि पहले पॉइंट पे जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो उस वक्त क्या अलामात आई थी, उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, क्या पता जब ये पहली अलामात आई थी उससे पहले उसने नशा करना शुरू किया हो, और ये जो सारा कुछ है मसला वो नशे का है, ड्रग इंड्यूस्ड है, जिससे बिहेवियरल इश्यूज भी आ सकते हैं, मूड स्विंग्स और इमोशनल डिसरेगुलेशन भी आ सकता है, साइकोसिस भी हो सकता है। तो फिर हम सोचते रहे कि ये तो एंजाइटी डिप्रेशन का मसला है, किसी को एंगर इश्यूज हैं, लेकिन एक्चुअल मसला ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस का हो, किसी ने चर्च के ली हो या कोई और तरह का नशा किया हो, एम्फेटामीन या क्रिस्टलाइज वगैरह, उससे सारी अलामत आ सकती हैं। तो आपको बहुत से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं यहाँ से, और फिर ये देखना पड़ता है कि इन अलामत के साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड है कि नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई खुदकुशी के ख्यालात आ सकते हैं, किसी को मार सकता है इंसान, होमोसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, और इसी तरह मिस एडवेंचर है, बाकी और बहुत से खतरात हैं। हम तो समझते हैं 2 मेन खतरात हैं कि इसमें सुसाइड और होमोसाइड ही है, लेकिन साइकेट्री में इस तरह के बिहेवियर हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा खर्च करके अपने आप को फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ जा सकता है, मिस एडवेंचर कर सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक साइकोसिस का पेशेंट था जिसने एम्फेटामीन यूज़ की और उसको लगने लगा कि लोग मेरा पीछे कर रहे हैं, ताक़ुब कर रहे हैं। ये मेलबर्न की बात है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और उसने तीसरे फ्लोर से छलांग लगा दी, ये सोच के कि अगर मैंने छलांग नहीं लगा दी तो वो मुझे गोली मार देंगे। अच्छा, उसका कोई कतई इरादा नहीं था खुदकुशी का, नहीं मरने का, लेकिन उसने बस ये सोचा कि मुझे मारने वाले हैं लोग, तो मैं छलांग लगा के अपने आप को बचा लूँ, तो और वो उसकी एज ए रिज़ल्ट मौत हो गई। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ख्यालात जो आते हैं जिसको कई लोग सीरियस नहीं लेते, वो लेना चाहिए, इसलिए कि इस पे एक्ट हो जाता है, इस पे अमल हो जाता है, और अगर सही तरीके से सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाए तो रिस्क जो है बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। एक और बड़ी कॉमन चीज़ है, मैं अभी ये केस स्टडी और सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहा था, तो कुछ चीज़ें जैसे ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो है ना, इंसोम्निया एक वर्ड, अब तो खैर बड़े लोग इससे फेमिलियर हैं, जानते भी हैं कि इसको है क्या, स्लीपलेसनेस, रात को नींद का ना आना, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, दैट लीड्स टू एक डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, और फिर ये आपको रेस्टलेस भी कर देती है। तो इसके भी देर आर मल्टीपल रीजंस, हो सकता है किडनी का प्रॉब्लम भी होता है जो आपको जो है वो रखता है, बट आप कुछ और सोच रहे होते हैं कि शायद किसी और वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बट अगेन डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड कि इसका करना क्या है। तो डॉक्टर साहब, टेस्ट को मेक श्योर करते हैं, ये मैं ज़रा इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि आजकल तो मैं आपको अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ। जैसे हम काफ़ी बात कर रहे थे कि मशरूम ग्रोथ हुई है,
कुछ लोग अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ के इस तरफ भी जो है वो शिफ्ट कर लिया उन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो फिर खुद ब खुद जो है वो आपको पता है लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा इसके हवाले से भी मैं चाहूँगा ज़रा बात हो जाए कि जो फिज़िकल टेस्ट वगैरह हैं इसको प्रिपेयर करते हैं या आपकी एक प्रैक्टिस में है तो पहले फ़िज़िकल टेस्ट करवा लिया जाए, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं प्लीज़। बिल्कुल। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए कि ऐसा होता है कि ज़्यादातर केसेस मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ चले आते हैं नफ्सियात के, ये सोच के कि चेस्ट पेन है और मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, और होता वो पैनिक अटैक है। लेकिन ये भी होता है कि कई नफ्सियात की तरफ आ जाते हैं और एक्चुअली मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं और अगर आपने टेस्ट ना कराए तरीके से तो वो फिर नहीं पता चलता। अब एक पेशेंट आया मेरे पास, मैं एग्जांपल्स के साथ बात कर रहा हूँ, उसको नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी घबराहट ज़्यादा थी उसको, और वो समझने लगा कि मुझे नफ्सियात का मसला हो गया है। थायराइड मैंने टेस्ट कराया तो उसके थायराइड लेवल्स एबनॉर्मल थे, तो T3 T4 हाई थे, इसका मतलब है कि थायराइड ओवर एक्टिव काम कर रहा था। जी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम मेडिकल थी, साइकेट्रिक या नफ्सियात की नहीं थी। उसी वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको ज़रा एंजाइटी पड़ी हुई थी। अब उसको मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफ़र किया, उसने उसको ट्रीट किया, और जब थायराइड उसके लेवल्स नॉर्मल हो गए तो उसकी एंजाइटी भी ठीक हो गई और उसकी नींद भी बेहतर हो गई। एग्जैक्टली। तो इसी तरह हमें ये देखना ज़रूरी होता है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये करता हूँ और ये सोचता हूँ कि ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट शायद ये करते हों कि एक स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे ही पहला पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है तो हम उसका वेट मैनेज देखते हैं कि वेट क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी पल्स क्या है, उसके शुगर लेवल्स क्या हैं। एक रैंडम टेस्ट ब्लड शुगर का कर लेते हैं और एक स्क्रीनिंग हो जाती है। फिर वो फिजिकल असेसमेंट के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास आता है। फिर ये साइकियाट्रिस्ट देखता है कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है उसकी एज क्या है, क्या ज़्यादा एज का है, ओवर वेट तो नहीं है, उसने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखा है कि नहीं रखा हुआ है, रिसेंट उसकी कोई प्रेगनेंसीज या फिर कोई ऑपरेशन या कोई एक्सीडेंट्स या मेडिकल इश्यूज़ रहे हैं कि नहीं रहे हैं। और ये देखते हुए एक रीज़नेबल डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि मैंने ए से लेकर जेड तक के सारे टेस्ट करा लिए, क्योंकि ये देखिए अननेसेसरी टेस्ट कराना जो है मेडिसिन में या साइकेट्री में वो भी नाजायज़ है और नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हर एक का एमआरआई या ब्रेन टेस्ट करवाना भी गलत है। कि लोग ये कहते हैं अगर आपने ब्रेन एमआरआई ही नहीं कराया तो आपको क्या पता कि ब्रेन में क्या हो रहा है, तो आपने ऐसे ही डायग्नोसिस बना दिया। एग्जैक्टली। तो कभी अगर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मुझे नहीं नज़र आ रहे तो मैं एमआरआई या सीटी स्कैन पे पैसे खर्च नहीं करता। नहीं करता। नामुनासिब है हमारे सोसाइटी में कि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है उड़ाने का। देखिए, एग्जैक्टली। बाकी कंट्रीज में मैंने काम किया, मैं आराम से करवाता था, इसलिए कि बिल्कुल ठीक है। मेडिकल फुल कवर होता था, गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी और फ्री सीटी स्कैन्स और एमआरआई करवाती थी। अच्छा, फिर वहाँ प्रोटोकॉल्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि ये एक अब आपको खुद का एक दफ़ा हो चुका है कि आपको डॉक्टर को फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ती है, और अगर कहीं जैसे अभी सुसाइड का जैसे बात हो रही है कि केस हो गया तो फिर वो डॉक्टर से भी क्वेश्चन हो जाता है वहाँ, तो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जाता है जी, एज यू बिल्कुल, हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। यस। बिल्कुल। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ या फिर इंग्लैंड में हूँ या फिर आयरलैंड में हूँ तो शायद यहाँ से 10 गुना ज़्यादा टेस्ट कराऊँ अपने आप को कवर करने के लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि होता यही है कि अगर मैंने टेस्ट नहीं कराया और बाद में कोई ऐसा निकल आया कि इसके एक्चुअली हमने मिस कर दिया और ऑर्गेनिक था या मेडिकल इश्यूज थे, तो सवालात पूछे जाते हैं कि आपने क्यों ये टेस्ट नहीं कराए थे। यहाँ पे हमें वो तलवार नहीं लटक रही होती थी। एग्जैक्टली। ठीक है। और ओवरऑल हमारी कम्युनिटी भी जो पाकिस्तान की है वो लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की तरफ आ जाती बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के पास पैसा नहीं है। अगर वो बेचारा कमा ही 25 से 50 हज़ार रुपये रहा है या लाख रुपए के अंडर कमा रहा है और वो सर्वाइवल के उसके मसले हैं कि उसको दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं ये सारे टेस्ट करवाना शुरू कर दूँ तो वो तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास आना ही नहीं चाहेगा। कहेगा ये डॉक्टर जो है ना मुझसे फजूल के टेस्ट करवा रहा है। तो मैं जब इम्पोर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, करवाता हूँ। और ये देख के भी करवाता हूँ कि कौन किस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आया है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं शायद उनको वही प्रोटोकॉल्स देता हूँ जो कि मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या आयरलैंड में देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये अफोर्ड कर सकता है और ये एक्सक्लूड कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये टेस्ट भी करवा लूँ। तो आई थिंक केस टू केस डिफर करता है यासिर, और ये कराना चाहिए। कुछ केसेस में तो बहुत ज़रूरी होता है
और वो फिर कुछ बेसिक टेस्ट ऐसे होते हैं जो मैं तकरीबन, अगर कोई पेशेंट मेरे पास एडमिट हो रहा है तो मैं ज़रूरी करवाता हूँ। अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो मैं अपनी जेब से खर्च करके कराता हूँ, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, इसका मतलब नहीं कि मैं ये टेस्ट ना कराऊँ, तो फिर मैं अपनी जेब से पैसे डाल देता हूँ, राइट। लेकिन वो टेस्ट ज़रूर करवाता हूँ। जैसे लिवर फंक्शन है, किडनी एग्जैक्टली। फंक्शन है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, वो करवा लेता हूँ। तो ये वो टेस्ट हैं जिससे एक आइडिया हो जाता है कितने अरसे में किसी ने नशा किया ऐसा है तो उसकी जिगर पे, उसके गुर्दों पे क्या इफेक्ट्स हुआ है। अगर कोई बहुत अरसे से दवाइयाँ ले रहा है तब भी ज़रूरी है कि हमें पता चले कि इस वक्त क्या पोजीशन है उनकी गुर्दों की। और यही वजह है कि हमारे डायलिसिस सेंटर्स जो है वो, कि हम ये टेस्ट नहीं कराते। अगर टाइम टू टाइम ये टेस्ट कराए जाएँ और हमें पता हो कि क्रिटीन लेवल्स क्या हैं, यूरिया लेवल्स क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स क्या हैं, क्या हमारा जिगर हेल्दी है कि नहीं है, या सॉरी गुर्दा हेल्दी है कि नहीं है, तो उससे ये होगा कि हम आगे की बीमारी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। और ये एक और चीज़ जो बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन है कि बीमारी का होना ज़रूरी नहीं किसी टेस्ट को कराने के लिए। राइट। जब अब एक एज ब्रैकेट तक आते हैं तो एहतियातन भी टेस्ट करा के देख लेते हैं कि भाई मैं देख तो लूँ कि इस वक्त मेरी किडनी की क्या एग्जैक्टली। पोजीशन है, जिगर की क्या सूरत हाल है। हमारे यहाँ सूरत हाल है कि जब बीमार हो जाते हैं तब टेस्ट कराए जाते हैं, तो देर हो चुकी होती है कई दफ़ा। और अगर सही टाइम पे अगर हम पिक कर लें कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जिगर में या गुर्दों में या कंप्लीट ब्लड पिक्चर में, तो फिर कई चीज़ों की प्रिवेंशन भी हो सकती है। और ये मेरे ख्याल में होना चाहिए। मेरे में गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ है कि कंप्लीट कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं एक एज के बाद फ्री करने चाहिए एग्जैक्टली। एक जनरल बिल्कुल। पॉपुलेशन के लिए। वहाँ पर बहुत टेस्ट हैं जो फ्री हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा अमीर है, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में भी जो इंसान एक 40-45 साल का हो जाता है ना, उसको कुछ बेसिक टेस्ट का हक है कि वो फ्री में करा सके। एग्जैक्टली। कुछ फर्म्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनका फ़र्ज़ है कि उनके अपने लोगों का इस ख्याल चीज़ को मेक रखें, श्योर करें, मेक बट ये श्योर करें प्रैक्टिस नहीं है कि हमारे उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ। हेल्दी हैं कि नहीं हैं। अभी हम ये चीज़ करने लगे हैं कि देखना लगे हैं कि हमारे पास जो काम कर रहे हैं लोग, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हैं, वो बैठ के काम करते हैं, उनका वज़न बढ़ रहा है, उनका एक एज ब्रैकेट है। तो आई थिंक ये भी होना चाहिए कि एक एम्प्लॉयर एग्जैक्टली। की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें। ख्याल रखा जाए। मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात के ऊपर। तो मैं क्या बताऊं, पाकिस्तान में बड़ा अजीब लगेगा सुन के बाद। मैं देखता हूं कि पूरी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ब्रेक के लिए कह दिया, उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो सुन लो पहले। तो होता ये है बिलाल बेटा, गौर से सुनना ज़रा इसको ना तवज्जो से, कि वो ये देखते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ जो है ना, इनसे प्रोडक्टिविटी इनकी कैसे बढ़ाई जाए। तो तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, वो सिर्फ सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं देते, वो छुट्टियां भी एक्स्ट्रा देते हैं, वर्कलोड कम से कम करते हैं, वर्किंग डेज को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और फिर वो वाक़तन ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फिर रिजल्ट्स जो है ना वो नज़र आना शुरू होते हैं। ये है तरीक़ाकार। और हमारे यहाँ क्या है, ये तुम बैठ के सोच लो। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी डॉक्टर शफीक यासीन से नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब जैसे जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पास अब उसके ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर्स जिनको कहा जाए, ये पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भी है नफ्सियात के हवाले से जो काम कर रहे हैं उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। और हो ये रहा है कि लोग फिर बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब इलाज कैसे करवाया जाए, तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाए, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अब थोड़ा सा तकलीफ दे पहलू ये है कि इसमें जब इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये कि कितना वक्त इसको लगेगा ठीक होने में। क्या ये ऐसा मुमकिन है डॉक्टर साहब कि कोई आप वक्त सही बता दें कि इतने टाइम के अंदर जो है वो ये ठीक हो सकता है, ये भी बता दीजिए। और फिर प्लस ये कि हम लोग बड़े इम्पेशेंट हैं, रिज़ल्ट भी फ़ौरन चाहिए। कोई ऐसी दवा भी आपके पास हो तो उसका भी नाम बताएं जिसको खा के फ़ौरन से हम ठीक हो जाएं। और फिर ये एक और उस पर मज़ीद इजाफ़ा ये कर लीजिए कि हमारे यहाँ हमेशा ये कि गाड़ी भी हम तब ठीक करवाते हैं जब वो बिल्कुल चलते चलते रुक जाती है, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि अब इसका काम करवाना नागुज़ीर हो गया है। ज़रा बताइए क्या। आज आप बहुत ही अच्छे सवाल पूछ रहे हैं मैं और ये तो औसती भी अच्छे सवाल आते वाला सवाल है जो आपने पहले पूछे। देखिए यहाँ से ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है लोगों की कि वो आते ही सबसे पहले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बता दें कितने अरसे में पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप एक अंदाज़ा बता सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और आपके अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, गलत होने के चांसेस तकरीबन 30 से 40% है। ठीक है। एक, और जो मैं वो ब्रैकेट बता रहा हूँ कि अगर एक डिप्रेशन के साथ पेशेंट आया है, फर्स्ट एपिसोड है, इतनी ड्यूरेशन है, उसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देखते हुए मुझे लगता है कि वो 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, मतलब 1.5 से 2 महीने में उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी एज एन आउट पेशेंट, मतलब उसको दाखिले की ज़रूरत नहीं है, और उसके ग्रेजुअल प्रोसेस से तरीके से इलाज किया जाए, क्योंकि हम जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की करेक्शन चाह रहे हैं दिमाग में, वो एक स्लो प्रोसेस है, राइट। तो वो टाइम लेती है। तो फिर आप उनको ये बताते हैं। अच्छा, कुछ दाखिले के पेशेंट होते हैं, उनको कहते हैं कि यार ये मसला है, पेशेंट मसला सीवियर है। अच्छा, उसमें भी लेवल्स हैं। अगर साइकोसिस या पागलपन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल दफ़ा से इलाज हो चुके हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो कैन टेक 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने ले सकती है। ख़ास तौर पर अगर नशा भी साथ में है कि नशा भी लिया उसने पास में, कोई नशा और दवाइयाँ या फिर ड्रग्स जो कि चर्स है या एम्फेटामीन है या कोकीन या हेरोइन वगैरह। लेकिन अगर प्रॉब्लम छोटा है और पहला एपिसोड है पागलपन का, तो हमें कभी कभी 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, महीने के अंदर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर हम कह दें गलती से कि 2 हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, हम कोशिश करते हैं और पेशेंट को एडमिट कर लें, तो समझ लें वो बड़ा मसला हो जाता है। मसला ये हो जाता है कि वो कहते हैं आपने तो कह दिया था डॉक्टर साहब 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, क्यों नहीं आया? अब ये तो अल्लाह जानता है, डॉक्टर ने अल्लाह की जगह कभी नहीं ली है। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्रिस्टल बॉल होता कि मैं फ्यूचर देख सकता, तो मेरी डिमांड ठीक ठाक ज़्यादा होती। दुनिया भर के लोग मेरे पीछे भाग रहे होते इस वक्त कि भाई डॉक्टर साहब आप ही दुनिया के वाहिद डॉक्टर के जिसे जो पता बता है सकते हैं कि जो बिल्कुल ये बता कब सकते ठीक हैं। होगा। एग्जैक्टली। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी जगह का, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, इंग्लैंड आयरलैंड हो, अच्छे से अच्छे मुल्क में अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग के साथ, कोई डॉक्टर आपको प्रिडिक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बता सकता कि इस दिन आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये सोचा जाए कि पेशेंट इतने अरसे में ठीक हो जाए और ना हो, तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर सिर्फ कोशिश करता है अच्छी नीयत के साथ, जी। और फिर अगर रिज़ल्ट नहीं आते तो वो दवाइयाँ बदलता है, स्ट्रेटजी बदलता है, उसको रिव्यू करता है, डायग्नोस्टिक उसके हवाले से रिव्यू करता है कि मैं एक सेकेंड ओपिनियन ले लूँ, या अपना ओपिनियन चेंज करता है, और फिर उसको नए सिरे से देखता है केस को। तो इट कैन वेरी, लेकिन ये सोचना कि हमें रिजल्ट इसी दिन चाहिए, इसी टाइम के अंदर चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल, और ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर ये कि इतनी क्रॉनिक हो जाती है बीमारी हमारी कि फिर जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर वो जाहिर है कि जिस आई बहुत स्लो स्लो है तो जाएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या करने की ज़रूरत है? अब ये भी सुन लेना ज़रा कि ट्रीटमेंट तो हो जाती है, फिर ये लोग समझते हैं कि जैसे और किसी बीमारी के अंदर उम्मन ऐसा होता है कि आपको अगर वो ठीक हो गई तो फिर शायद वापस आने के इम्कानात ना हो, मगर यहाँ इम्कानात कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर रहते होंगे। अब ज़रा ये पोस्ट ट्रीटमेंट का जो इशू है और उसके बाद फिर जो फॉलो अप लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम उसके कायल नहीं हैं। हम कहते हैं जी आपके पास से निकलें तो ठीक होकर निकलें, फिर कभी शक्ल देखना ना पड़े। जी अब बताइए। आई थिंक पोस्ट ट्रीटमेंट फेज़ जो है वो ट्रीटमेंट फेज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ट्रीटमेंट फेज़ तो फिर भी डॉक्टर के कंट्रोल में होता है थोड़े हद तक, ख़ास तौर पर अगर पेशेंट एडमिट हो। आपको पता है कि आप क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। जब पेशेंट आपके पास से चला गया और पोस्ट ट्रीटमेंट फेज़ में वो घर पे है और फैमिली के साथ है या खुद दवाइयाँ ले रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो रेगुलर दवाइयाँ ले रहा है कि नहीं ले रहा। वो स्ट्रेस लेवल्स उसके कितने हैं, वो ये बड़ी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दे, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां, या फिर बड़े डिसीजंस जिसकी वजह से उसकी फिर से एंजाइटी लेवल्स ऊपर चले जाएं, तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट बिगड़ सकता है। तो ये बड़ा एहतियात की ज़रूरत है कि जैसे किसी की हड्डी टूटती है और वो अगर हड्डी जुड़ गई और प्लास्टर उतर गया, इसका मतलब नहीं कि आपने वेट उठाने शुरू कर दिए एग्जैक्टली और आपने जिम जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर कहता है कि अभी भी हड्डी जुड़ी है, आपको एहतियात करना है। यहाँ पे भी यही है कि जब डिप्रेशन बेहतर होता है, एंजाइटी बेहतर होती है, नफ्सियात के जो अलामात हैं वो बेहतर हो जाती हैं काफ़ी हद तक। जब वो रियल सिचुएशन में जाता है, अपने इन्वायरमेंट में जाता है, अपनी फैमिली के पास जाता है,
फिर वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े। अपना काम पे गया, वहाँ बॉस के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बुलिंग हो रही है काम पे, या फिर उसको प्रेशर आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर बिजनेस से आ रहे हैं, या कोई भी काम से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है जो उसे वापस से तंग कर रहा है, या उसने फिर नशा लेना शुरू कर दिया या दवाइयाँ बंद कर दी, तो फिर ये पेशेंट के बिगड़ने का रिस्क बहुत हाई होता है। और ये जो है ना बड़ा कॉमन है। फिर वो आते हैं कि अपने आप तो बिल्कुल ठीक हो गया था पेशेंट, ठीक चला गया था यहाँ से, हमने दवाइयाँ बंद कर दी, अब देखेंगे अलामात वापस आ रही हैं, अब वापस सो नहीं रहा है, अब वापस मायूसी की तरफ जा रहा है, उसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। और फिर विड्रॉल्स, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जब अगर 2-3 तरह की दवाई लिखी गई हैं डॉक्टर ने और फिर उसने अचानक से सारी दवाइयाँ बंद कर दी, तो उसके विड्रॉल्स भी होते हैं जो तकरीबन 7 से 14 दिन तक परेशान कर सकते हैं। उसको दिमाग में हल्के हल्के झटके आ सकते हैं, उसका पसीना आ सकता है ज़्यादा, दिल उसका तेज़ धड़कता है, उसको घबराहट बेचैनी होती है, मुंह खुश्क होता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता है वो। और ये चीज़ें होती हैं पेशेंट के साथ। और फिर वो कहते हैं ये सब क्या हो गया डॉक्टर साहब? मैंने कहा आपको किसने कहा था अचानक से सब दवाइयाँ बंद कर दें? दवाइयों का अचानक से बंद कर देना ख़तरनाक साबित हो सकता है। एग्जैक्टली। उसको ग्रेजुअल किस तरीके से बंद करना है वो डॉक्टर जानता है। तो डॉक्टर जब फॉलोअप के लिए बुलाता है और आप नहा लेके आए डॉक्टर के पास पेशेंट को और अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट करें, तो फिर पेशेंट की फिर तबीयत बिगड़ सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वंस प्रॉब्लम इज़ डायग्नोस्ड, अब होना ये है कि इसमें ये अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी डोसेज कितनी लेनी है, अगर ये हमें सूट नहीं कर रही तो हम नहीं लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन जो होते हैं ये आपको शायद समझ में ना आए। तो डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करे उसको एटलीस्ट फॉलो करें। वो पर्पसली ये सारी चीज़ें करता है और वही फिर डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी मेडिसिन कम करनी है, खुद से फैसला ना करें। वगैरह ना ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पर वो कहते हैं जी मेडिसिन तो पूरी ले रहे हैं, टाइम पे ले रहे हैं सब कुछ, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा। उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है। इसका आपने ख्याल रखना ज़रूरी है। फर्दर ये कि अब जो रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी हवाले से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो ड्रग्स के हवाले से प्रॉब्लम क्योंकि बढ़ती जा रही है और फिर लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो बात हो। ट्रीटमेंट के हवाले से मैं ज़रा चाहूँगा आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, और ख़ास तौर पे सेंटर के अंदर जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से ना थोड़ा बताएं ना, ताकि लोगों को पता चले कि वो जो एक जैसे मैंने अभी तस्करा किया था कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ जाएंगे, बांधा हुआ होगा, 3rd डिग्री शायद कोई दे रहे होंगे, आइसोलेट कर देंगे, तो वो इस वजह से विड्रॉल उसके ख़तरनाक होंगे, वो उसकी तरफ नहीं उसको जाते। तो ज़रा आप किस तरह ट्रीट करते हैं, ज़रा चाहूँगा ये भी क्लियर कर दें आज। ये इसलिए सारी चीज़ें आज रिकॉल कर रहा हूँ ताकि ये जो अभी हो रहा है ना, जिसमें मुझे बड़ी तशवीश लाक है, जिसका मैंने आपको कुछ देर पहले तस्करा किया, तो लोगों को पता चले कि सही ट्रीटमेंट और सही डॉक्टर जो है वो किस तरह ट्रीट करते हैं। प्लीज़। देखिए बिल्कुल, कोई अगर नशे के साथ पेशेंट आ रहा है या से, तो सबसे पहले तो ये कि उसे हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ज़रूर पूछना है कि उसने क्या नशा लिया है, कितने अरसे से ले रहा है, कितनी दफ़ा उसने इलाज कराया और कितनी दफ़ा फेल हुआ इलाज वगैरह वगैरह। और डिपेंड करता है वो किस तरह का नशा लेता रहा है और किस मोड में लेता रहा है, कि उसने सपोज़ नस्वार या चर्स या इस तरह के नशे लिए हैं कि एम्फेटामीन या फिर क्रिस्टलाइज वगैरह, या फिर कोकीन या हीरोइन, और फिर सिर्फ ओरल लिया है, स्निफ किया है, कि उसने इंजेक्ट किया है और या शेयर की नीडल्स वगैरह। इससे कई चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि रिस्क, मेडिकल रिस्क भी बढ़ सकते हैं और साइकोलॉजिकल रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो आपने पहले तो ये सब एवेल्यूएट करना है, उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट के विड्रॉल्स जो हैं, जो होने वाले विड्रॉल्स हैं, वो कितने होंगे। कि जितनी ज़्यादा सीवियर दवाइयाँ, जितनी ज़्यादा फिजिकल डिपेंडेंस जिसकी ज़्यादा होती है नशे की, उसके उतने ही ज़्यादा विड्रॉल्स होते हैं। और उसी से पता चलता है कि चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी या डेथ होने के चांसेस, अगर सही तरीके से इलाज ना किया जाए, वो कितना हाई है। अच्छा, फिर ये कि हम जब एडमिशन का कहते हैं और एक डिसाइड करते हैं टाइम ड्यूरेशन, वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, जो फैमिली आ रही है, जो पेशेंट आ रहा है। क्योंकि अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो देखिए इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो होता है वो फिज़िकल डिटॉक्स का होता है। बिल्कुल ठीक है। वो लाजमी है कि पेशेंट को एडमिट किया जाए, क्योंकि वो घर से नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि फिजिकल डिटॉक्स से का मतलब ये है कि अभी जो विड्रॉल्स होने वाले हैं पेशेंट को, सपोज ने हीरोइन, कोकीन या इसलिए नशा किया है,
तो उसका जिस्म टूटेगा, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, उसको पसीने आएंगे, उसको जो है ना चक्कर आएंगे, उसको वॉमिटिंग, नाउजिया, उल्टी ऐसा फिट्स भी पड़ होंगे, सकते हैं फिट्स पड़ यानी। सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। और ये बड़ा ख़तरनाक टाइम होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना है, ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे पेन मैनेजमेंट भी हो, उसका सीजर के रिस्क भी कम हो जाए, या झटके आने का, जो उसके जो है उसको नींद प्रॉपर आए, वो तड़पे नहीं, वो उस पेन से नहीं गुजरे जो कि जो नॉर्मली गुजरता है। तो फिज़िकल डिटॉक्स आपको 14 दिन प्लस माइनस ले लेता है, ज़्यादा प्लस लेस माइनस हो सकता है, 18 दिन ले, 21 दिन भी ले सकता है। तो जब आपने फिज़िकल डिटॉक्स कर लिया तो देन दिमाग जो है उस पोजीशन पे आता है इंसान का कि वो बात करता है, लॉजिकली सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। फिर साइकोलॉजिस्ट मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, देखते हैं उसकी एक्चुअल मोटिवेशन क्या है, वो एक्चुअली छोड़ना चाहता है कि फैमिली ले आई थी पकड़ के उसको, और कोशिश करती है कि उसकी मोटिवेशन बेहतर करे, उसकी एजुकेशन बेहतर करे, उसको समझाए, उसको गाइड करे उस प्रोसेस में कि जब वो एक्चुअली नशा छोड़ना चाहता है तो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं कि वो प्रिवेंट कर सके कि फ्यूचर में एग्जैक्टली। वो उस नशे की तरफ वापस ना आ जाए। उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट हम इंगेज करते हैं, वो साथ साथ ग्रुप सेशंस भी होते हैं, 1-to-1 इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं। ड्यूरिंग एडमिशन्स फिर इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि सिर्फ साइकाइट्रिक एस्पेक्ट ना देखें, क्योंकि होता ये है कि जब नशा पेशेंट ले रहा है तो 3-4 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वन, कि उसको फिजिकल जो हमने कवर किया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो राइट। सकती हैं, वो मेल नरिश्ड हो सकता है, उसका न्यूट्रिशन बेहतर करना है, तो अच्छा खाना पीना, अच्छी न्यूट्रिशन, साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्टेबल वाइटामिन्स देते हैं ताकि वो, विटामिन बी है, मल्टी वाइटामिन्स हैं, साथ में विटामिन डी हम ज़रूर देते हैं कि हॉस्पिटल में रखा जा रहा है तो वो ज़ाहिर है सनलाइट एक्सपोजर नहीं होगा, तो हम विटामिन डी साथ में कवर करते हैं। तो वो नरिशमेंट उसकी पूरी होगी तो उसकी हीलिंग प्रोसेस भी बेहतर होगा, वो जल्दी उससे निकलेगा। सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता चले कोई जिगर में, गुर्दों में कोई और सिस्टम में मसला तो नहीं है, हेपेटाइटिस का मसला नहीं है, HIV के मसले नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो वो फिज़िकल हेल्थ कवर हो जाता है उससे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल हमने कवर कर दिया, साइकाट्रिक हमने सिम्टम्स, अच्छा कई दफ़ा पागलपन के सिम्टम्स आ जाते हैं नशे के साथ, तो फिर आपको एंटीसाइकोटिक्स देनी पड़ती हैं ताकि वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस जिसे हम कहते हैं उसे हम कवर कर सकें। फिर आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कवर किया, फिज़िकल एस्पेक्ट विड्रॉल्स कवर किया, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाया, और फिर उसकी फ्यूचर की मोटिवेशन को रिहेबिलिटेशन के थ्रू, प्रो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के थ्रू वो बेहतर किया। डेली एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, उनको इंगेज किया जाता है डिफरेंट गेम्स में, एक्टिविटीज़ में, ताकि वो उनका टाइम अच्छी तरह से गुजरे। एग्जैक्टली। वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि वो स्किल्स उनके बेहतर हों। बिल्कुल ठीक है। तो साथ में उनके स्किल्स बेहतर होना, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो ना इसके साथ साथ कवर होती हैं। एक प्रॉपर जो रिहैब है, इट शुड टेक अराउंड 2 to 3 months, जो कि रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में। यहाँ पे जल्दबाजी की ट्रीटमेंट जो होती है, ऐसे इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट जहाँ पे प्रॉपर ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, एग्जैक्टली। और जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट भी सही नहीं मिलते। इसमें से अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग हुआ तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर मुश्किल हो सकती है। अब इसमें सारी चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन अगर जैसे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की भी बात अगर की है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। खैर फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर बड़ी तफसील से कि ये जो बॉडी के अंदर जो न्यूरो केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर भी डॉक्टर साहब ने बात की है। तो इंशाल्लाह लेटर ऑन इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आज आपने जो है वो बड़े खुलकर सारी चीज़ों को एलैबोरेट भी किया एक दफ़ा फिर, और बताया भी यकीनन जो ट्रीटमेंट परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए अब समझना आसान है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ज़रूर रब्ता करना चाहिए किसी भी हवाले से। हमारे यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी कुछ देर पहले भी, बहुत देर लगाते हैं कि जब चीज़ मुकम्मल ख़राब हो जाती है तब जाकर उसको ठीक करने के लिए कोशिशें करते हैं, उस वक्त शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो कम से कम अपनी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसको संजीदा लेना शुरू करें, और अगर ट्रीटमेंट का रास्ता अख्तियार करेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। वो किसी भी हवाले से हो, नफ्सियात के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से। वक्त यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।